याद हुआ था सर कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए पिछले क्लास में हम लोग ये तो सृष्टि बताइएगा, ये पीछे कुछ पढ़े हैं केमिकल में बेसिक? इसमें बेसिक्स है। सेल्फ स्टडी किए हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, तो आप जो पिछला जो मतलब टॉपिक सब है वो से हम ये पार्टिकुलरली हम फिर ये बात करेंगे। अभी जो टॉपिक चल रहा है उसको समझिए, अब जो टॉपिक बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। और पिछला जो मिसिंग आपका टॉपिक है या जो टॉपिक जो एनालिसिस जैसे पीछे बताया गया सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बाद आपको साइंटिफिक नोटेशन, कन्वर्शन ऑफ यूनिट, फिर बेसिक मतलब जो बहुत ऐसा सिंपल ही टॉपिक था, मतलब जो आप पहले पढ़े तो कुछ मतलब कि खास ऐसा टॉपिक नहीं अभी मतलब इसमें बताया गया है, बस बेसिक बताया गया है। तो उसमें जहां भी आपको दिक्कत है पार्टिकुलरली आपसे हम बात करेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला केस बताया गया था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट केस बताया गया था कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है कंजर्वेशन ऑफ मास कि किसी भी प्रोसेस में मास जो होता है वो कंजर्व होता है। तो सिंपल सा आप ये पहले 8 9 से ही ये बात पढ़ते आए हैं कि प्रोसेस कोई भी हो मास क्या होगा, कंजर्व रहेगा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, मास इज ऑलवेज कंजर्व। तो इसमें बताया गया था आपको कि कोई भी प्रोसेस हो चाहे वो फिजिकल हो या फिर केमिकल, फिजिकल हो या फिर केमिकल हो, मास जो होता है वो इक्वल होता है। मतलब इनिशियल सब्सटेंस और फाइनल सब्सटेंस का मास सेम होगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी यही हो, मतलब केमिकल प्रोसेस में भी जैसे हम फिजिकल प्रोसेस लिए आइस चेंज इनटू वाटर, तो इसमें इन दोनों का मास मतलब आइस का मास और वाटर का मास क्या होगा, सेम होगा, बस स्टेट बदल रहा है, फिजिकल चेंज। हाँ केमिकल प्रोसेस यदि है तो केमिकल प्रोसेस में बताया गया था कि बैलेंस और अनबैलेंस, हम लोग हमेशा बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। जैसे जब भी लिखते हैं बैलेंस रिएक्शन, उसके पीछे पिछले दिन आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि आप जैसे H2 लिए प्लस O2 लिए प्रोड्यूस 2H2, ये बैलेंस है। तो बैलेंस है तो इसमें इस तरफ का मास और इस तरफ का मास क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यदि हम अनबैलेंस लिखते हैं, जैसे हम अनबैलेंस लिखे H2 प्लस O2 प्रोड्यूस H2O, ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो मास बराबर नहीं होगा इनिशियल का और फाइनल का, मतलब इस तरफ का और इस तरफ का सेम नहीं होगा। जैसे अब इसमें जैसे 2 2 4, 4 हाइड्रोजन है, 4 ग्राम हुआ, ऑक्सीजन 32, टोटल कितना आ गया 36। अब वाटर का पता करते हैं, तो आगे में 2 लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 16, 18 गुना 36, देखिए सेम आया। सेम लेकिन कब आया, जब बैलेंस था। अब अनबैलेंस में चेक करो तो 2 और 32 34, और ये 2 और 16 18, नहीं इक्वल हुआ। अनबैलेंस है तो इक्वल नहीं होगा, बैलेंस है तो इक्वल होगा। यहां तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, यहां तक पिछले क्लास में बताया गया था। अब जो है इसमें क्या ये मतलब कि सवाल था, पिछला दिन हम पूछे भी थे कि क्या हर प्रोसेस में मास कंजर्व रहता है, कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि मास कंजर्व नहीं रहता हो? चेक किए थे पुनीत? यस सर। ये कौन से प्रोसेस में मास कंजर्व नहीं रहता है? यस सर चेक किए था। तो बताइए। यस सर कॉपी में लिखे हैं। एक सेकंड। कौन से प्रोसेस में मास कंजर्व नहीं रहता है? यस सर एक सेकंड। सर न्यूक्लियर रिएक्शन में सर। हाँ बिल्कुल सही बोले, न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो देखिए इसमें आगे याद रखिएगा, हाँ न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्व नहीं होता है।
सही आप पुनीत ढूंढे, न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास बदल जाता है एनर्जी में। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें मास जो होता है वो एनर्जी में बदल जाता है। तो एनर्जी अलग चीज है, मास अलग चीज है, मास अलग है, एनर्जी अलग है। तो जब अलग है तो कंजर्व कैसे रहा, नहीं समझे? न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, जो मास है हमारा वो एनर्जी में बदल जाता है, इसलिए मास कंजर्व नहीं होगा। मतलब इनिशियल सब्सटेंस का मास और फाइनल सब्सटेंस का मास केवल एक प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं बराबर होता है, क्योंकि उसमें मास बदल जाता है एनर्जी में। तो देखिए ये नोट में लिख लीजिए, ये पॉइंट याद रखिएगा नोट में। इन केस ऑफ nuclear reaction, in case of nuclear reaction, mass change into energy. In case of nuclear reaction, mass change into energy. मास बदल जाता है एनर्जी में। So mass is not conserved, इसलिए मास नहीं कंजर्व होगा, बिकॉज इनिशियल मास is not equal to final mass. Final mass, क्योंकि इसमें इनिशियल मास और फाइनल मास नहीं बराबर होगा। इसलिए नहीं बराबर होगा क्योंकि एनर्जी में बदल गया। अब इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है बताइए? एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? मास और एनर्जी के रिलेशन का इक्वेशन क्या है याद है? मास और एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? सर E इक्वल टू mc स्क्वायर। बिल्कुल सही बोले। किसका दिया हुआ है, कौन से साइंटिस्ट का? सर आइंस्टाइन का। हाँ आइंस्टाइन का, बिल्कुल सही बोले, आइंस्टाइन का दिया हुआ है। E इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसमें E क्या है? एनर्जी, M क्या है? मास, और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इस इक्वेशन से मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी, मास एनर्जी में बदल जाता है। तो जब एनर्जी में बदल गया तो सेम कैसे होगा? लॉजिकल सोचो, मास यदि एनर्जी में बदल गया तो सेम कैसे होगा? तो ये आइंस्टीन का इक्वेशन है, आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन से ऐसा हुआ। कोई कंफ्यूजन इसमें? लिख लिए।
ये समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे इसमें समझिए। तो अगला जो केस है, अब ये तो हो गया ये कंजर्वेशन ऑफ मास का। अब लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन समझिए, दूसरा केस। जो सेकेंड केस है इसका, वो है लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, ये आपको गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट। इसका कहना है कि किसी भी कंपाउंड में, गौर से सुनिएगा, डिफरेंट मतलब क्या होता है? फिक्स। जो इसका नाम है डिफरेंट प्रोपोर्शन, किसी भी कंपाउंड में उसके एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन है, कंपोजिशन है, वो फिक्स रहता है, डिफरेंट रहता है, नेवर चेंज। अब जैसे वाटर का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? H2O। कभी बदलते हुए देखे हैं? वाटर कहीं से भी लाइए, बारिश का, नदी का, तालाब का, नल का, कहीं का भी, सोर्स से कोई मतलब ही नहीं है। डिफरेंट प्रोपोर्शन बहुत सिंपल सी बात करता है कि किसी भी कंपाउंड में उसके एलिमेंट का कंपोजिशन बाय मास फिक्स होगा, डिफरेंट होगा, कांस्टेंट होगा। पसंद से किसी भी कंपाउंड में उसके एलिमेंट का प्रोपोर्शन, कंपोजिशन डिफरेंट होगा। हाँ, अमाउंट बदलेगा। अब जैसे सपोज कीजिए आप किसी दुकान पे, लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट फिक्स है। आप 100 का प्रोडक्ट लो, 20 रुपया डिस्काउंट। 200 का प्रोडक्ट लो तो क्या उसमें भी 20 रुपया मिलेगा? उसमें कितना मिलेगा? 40 रुपया। मतलब यदि आप अमाउंट बदलते हैं तो परसेंटेज बदलेगा लेकिन कंपोजिशन फिक्स रहेगा। मतलब सॉरी, अमाउंट बदलेगा लेकिन परसेंटेज कंपोजिशन फिक्स रहेगा, डिफरेंट रहेगा। आई बात समझ में? पुनीत समझे? आशुतोष? यस सर। कंपाउंड में उसके एलिमेंट का क्या होगा? डिफरेंट होगा।
समझे पुनीत? यस सर। सृष्टि, ये सेकंड समझ में आया? ये हमने क्या कहा? Yes, sir. सर किसी फिक्स्ड भी रेशियो होता। कंपाउंड में उसके एलिमेंट का कंपोजिशन फिक्स रहता है, डिफरेंट रहता है। तो चलिए देखिए इसके बारे में। According to this law, any particular compound always contain same composition or proportion of its element by mass. According to this law, any particular compound always contain same composition or proportion of its element by mass. Same proportion या composition of element by mass. या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, और इसी को कहने का दूसरा तरीका, एक तो ये स्टेटमेंट हुआ, दूसरा तरीका क्या होगा, और एनी particular compound always contain same number of atoms of different elements. Same number of atoms of different elements obtained from any source. किसी भी सोर्स से आप ऑब्टेन करो। अब जैसे एग्जांपल में वाटर लीजिए, वाटर हमेशा H2O होता है, ऑलवेज, कहीं से भी लेके आओ, किसी भी सोर्स से, कहीं से भी। कॉमन सॉल्ट, किसी भी दुकान से खरीद के लाओ, NaCl ही होगा, कभी बदलतेगा, कभी नहीं बदलेगा, नेवर चेंज। किसी भी सोर्स से हम लेकर के आए, हमेशा NaCl ही होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है, आप बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक आया परसेंटेज कंपोजिशन, कंपोजिशन या प्रपोर्शन। तो सवाल उठता है कि परसेंटेज या कंपोजिशन कैसे पता करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे पता करेंगे। तो ये सीखिए कैसे परसेंटेज कंपोजिशन पता करते हैं। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन का क्या फॉर्मूला होता है, इसको इरेज करें। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन पता करने का तरीका,
देखो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का जो तरीका है वो परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग किस तरह से पता करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इक्वल टू mass of element in compound divided by mass of compound into 100। इसका मतलब समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट जब भी पता करना है तो उस एलिमेंट का मास ढूंढिए कि कंपाउंड में कितना है जिसका पता करना है। जैसे जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल मान लीजिए हम वाटर, अब पहले इस पूरे वाटर का मास पता कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, पूरे वाटर का मास पता कर लेंगे। तो मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 2 + 16 18, 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन 2/18 × 100। इसी तरह से परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन 16/18 गुना क्या हो जाएगा 100। 2/18 × 100 हो जाएगा और 16/18 × 100। बस समझे। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे 11.11%। तो देखो ये परसेंटेज फिक्स रहेगा। 11.11 जो परसेंट आया वो फिक्स रहेगा। तुम वाटर 1 ग्राम लो, 100 ग्राम लो, 1000 ग्राम लो, चाहे कितना भी लो, ये फिक्स रहेगा, ये नहीं बदलेगा। बस समझे, ये नहीं बदलेगा और ये हो जाएगा 88.89%। पुनीत आया समझ में? सवाल दे इस पे। यस सर, समझ गया। आशुतोष ये समझ में आया? यस सर। और सौम्या ये समझ गए? यस सर। सवाल दे इस पे। चलिए इस पे सवाल बनाइए। आप सल्फ्यूरिक एसिड में परसेंटेज पता करके बताइए। सल्फ्यूरिक एसिड में पहले ये लिख लीजिए और उसके बाद पता कीजिए। अब मास ऑफ हाइड्रोजन बता दें 1 होता है, मास ऑफ सल्फर बता दें 32 होता है, मास ऑफ ऑक्सीजन बता दें 16 होता है। पहले इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का मास पता कर लीजिए और फिर हाइड्रोजन का। सर इसमें सर 2 हाइड्रोजन आइटम है सर, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। नहीं वो तो परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहे हैं। अच्छा ओके सर। ये नंबर ऑफ एटम तो वो तो डायरेक्ट पता ही चल रहा है, वो थोड़ी पूछ रहे हैं। परसेंटेज कंपोजिशन पता करो। ओके सर। हाइड्रोजन का 1.66। सर हाइड्रोजन का सर 2.05 आया सर, ऑक्सीजन का 65.25 और सल्फर का सर 32.6। हाँ हाइड्रोजन का बताओ तो 2. सर 05। हाँ सही है। सर ऑक्सीजन का सर 65.2 हाँ सही है। और सर सल्फर का 32.6।
हाँ सही लग रहा है। पहले तो पूरा इसका मास पता करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का मास ऑफ H2SO4। मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? 2 into 1, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 1 गुना 32 और 4 गुना 16, तो 2 + 32 + 64, तो 4 4 8 98 आ गया पूरे सल्फ्यूरिक एसिड का मास। अब हाइड्रोजन का जैसे परसेंटेज पता करते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास कंपाउंड में कितना है, इंडिविजुअल मास नहीं, पूरे कंपाउंड में कितना है, तो 2/98 into 100। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या लिखा हुआ है? मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, नॉट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल नहीं, कंपाउंड में कितना है, तो कंपाउंड में 2 ना है। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है, वो ऑक्सीजन कैसे पता कीजिएगा? ऑक्सीजन का मास कितना है? 64, नॉट 16। 16 तो 1 का है, 16 तो 1 का है, तो 64/98 into 100। एक और सिंपल सा बनाइए, ऊपर इरेज कर रहे हैं, एक और सिंपल सा दे रहे हैं, तुरंत बन जाएगा। हाँ बोलिए, किसका? एस का कितना है? 32, तो 32/98 into 100। ऐसे परसेंटेज हमको सल्फर का पता करना है, ये तो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो 32/98 into 100, 32/98 into 100। बात समझे? इस तरह से। अब इसका पता कीजिए, एक और एग्जांपल, CaCO3, मास ऑफ कैल्शियम 40, मास ऑफ कार्बन 12 और मास ऑफ ऑक्सीजन 16। पता कीजिए, और जिनसे पूछेंगे वही आंसर बताइएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। सर हो गया? हाँ हो गया, यस सर। रुक जाइए, पूछेंगे तब बताइएगा। CaCO3 का बना ये सब, आशुतोष बन गया? यस सर बन गया। चलो तुम बताओ सौम्या, क्या क्या आंसर आया? सर CA का 40.04%। CA का 40, यस सर। सिर्फ 40 ना? सर 40.04 आगे कैलकुलेट कर। सिर्फ 40 आएगा कि 40 पॉइंट कुछ आ रहा है? तो से 40 आया। ये 40। हाँ, मास ऑफ CaCO3 100 हो जाएगा। यस सर। 40 + 12 + 48 100। यस तो ऐसे अब हमको परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो 40/100 गुना 100, 100 into 100। यस सर। 40%। यस सिर्फ सर। 40% आएगा। इसी तरह से परसेंटेज, कार्बन का 12 हाँ बिल्कुल 12, और ऑक्सीजन का 47.9। ये ऑक्सीजन तो 48 ग्राम है ना, यस सर। तो 48/100 into 100। यस सर। इंडिविजुअल नहीं पता करना है एक का, जैसे ऑक्सीजन का 48 है टोटल, यस सर। तो 48
बाई 100 into 100। समझ गए? चलिए तो अगला समझिए। देखिए इसमें नहीं ना कंफ्यूजन है, आगे बढ़े तो। यस सर। चलिए अगला केस देखिए। अगला केस है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल, ये तीसरा केस है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो ये गिवन बाय डाल्टन, गिवन बाय डाल्टन। डाल्टन इसके बारे में बताए। ये क्या कहा, ये आपको याद होगा, लोअर क्लास में भी आप पढ़े हैं कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करे और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए तो एक का फिक्स मास जो दूसरे के डिफरेंट मास से रिएक्ट करता है वो सिंपल रेशियो कहलाता है। फिर से सुनिए, इसका कहना है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करे और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए तो एक का डिफरेंट मास, फिक्स मास जो दूसरे के डिफरेंट मास से रिएक्ट करता है वो सिंपल रेशियो कहलाता है। देखिए according to this law, when two elements combine to form more than one compound, then fixed mass of one element which combined with, यहां पे डिफरेंट कर दीजिए, एक मिनट रुकिएगा, then different mass of one element which combined with fixed mass of other element are in simple ratio, are in simple ratio। तो ये बताइए कि सिंपल रेशियो का कोई नियम है? सिंपल रेशियो होने का कोई नियम है? कोई नियम नहीं है। सिंपल तो किसी को भी बोल सकते हैं, 1:2, 2:3, 3:4, किसी को भी बोल सकते हैं। सिंपल का कोई नियम नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। सिंपल 1:2 भी है, 2:3 भी है, 2:5 भी है, 1:3 भी है। मतलब मेन स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि एक का डिफरेंट मास होगा और दूसरे का क्या होगा, फिक्स मास। मेन एनालिसिस इस लॉ का ये है कि एक हमेशा फिक्स रहेगा, दूसरा डिफरेंट रहेगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन combined with oxygen to produce water and hydrogen combined with oxygen to produce H2O। एलिमेंट सेम है, कंपाउंड डिफरेंट है। ये वाटर है, क्या ये भी वाटर है? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। बात समझे? इसको बैलेंस कर लेते हैं, हाफ लगा दिए। अब हाइड्रोजन का मास यहां कितना है, 2 ग्राम, 2 हाइड्रोजन है, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन है, 2 ग्राम। ऑक्सीजन यहां कितना है, यानी एक, हाफ O2 मतलब एक, तो एक ऑक्सीजन 32 ग्राम, 2 ऑक्सीजन, सॉरी यहां 16, यहां 32। तो इस एग्जांपल में फिक्स मास किसका है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन है फिक्स मास, और डिफरेंट मास किसका है, ऑक्सीजन का। मतलब इस एग्जांपल में हम लोग कह सकते हैं फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन एंड डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। तो रेशियो हो जाएगा 16:32। कितना आएगा, 1:2। सिंपल रेशियो। आई बात समझ में?
किसी को कंफ्यूजन है तो बात कर सकते हैं, और एग्जांपल दे रहे हैं इसका। हो गया? दूसरा एग्जांपल देखो, इसको इरेज कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, सल्फर को ऑक्सीजन में बॉन्ड करने पे SO2 भी बनता है और SO3 भी बनता है। एलिमेंट सेम है, कंपाउंड तो सेम नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एलिमेंट सेम है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब सल्फर का मास 32 ग्राम, पहले तो बैलेंस कर लें, 3/2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। इधर 3 ऑक्सीजन है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 32 ग्राम, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, 48 ग्राम। आई बात समझ में? यहाँ सल्फर 32 और ऑक्सीजन 32-48। तो ये हो गया आपको इस एग्जांपल में फिक्स मास ऑफ सल्फर बट वेरिएबल मास ऑफ ऑक्सीजन। तो वेरिएबल का रेशियो देखना है, 32 से तो 2:2 क्या हो जाएगा, 3, 16 दूना 32। तो इसको भी हम लोग सिंपल कहेंगे। देखो मेन यहां सिंपल से मतलब नहीं है, मेन ये है कि एक का मास क्या होगा, फिक्स होगा, और दूसरे का मास क्या होगा, वेरिएबल। यहाँ रेशियो से कोई लेना देना नहीं, रेशियो तो सिंपल आएगा ही भाई। सिंपल का कोई डिफिनेशन थोड़ी होता है कि 1:2 भी सिंपल, 2:3 भी सिंपल, 2:5 भी सिंपल, सब तो सिंपल। यहां ये मेन है कि एक का मास फिक्स और दूसरे का मास डिफरेंट। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन इसमें? एग्जांपल लिखो। तो अब तो ये अगले क्लास में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बताएंगे, यानी सैटरडे। कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, क्लियर था। आशुतोष कुछ पूछना है? नो सर, क्लियर है। सौम्या आज जो बताया गया इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये यहाँ तक पढ़ लीजिएगा और आपसे बात करेंगे सौम्या, फिर जहाँ पीछे दिक्कत है बात करेंगे आपसे। ओके।